हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव हमने 70 तक डिस्कस कर लिया है। 70 तक डिस्कस हो गया है ना? अभी हम 71 से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं।
यस रिया बोलो। बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। सर, वो आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड दिया है ना, हाँ हाँ हाँ। उसमें आपने एनोड में वाटर का दूसरा रिएक्शन लिया है ना? नहीं सेम ही लिया है ना रिएक्शन तो मतलब एनोड पर जो एनोड पर क्या ऑक्सीजन वाला रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन डिपोजिट होता है वो ना, बट एनोड पर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, वहां पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। सर, आपने यूजुअली हम लोग जो वाटर वाला रिएक्शन लेते हैं उसका SRP इज -0.83, बट आपने जो रिया -0.83 वाला जो है वो कैथोड वाला है, उसमें रिडक्शन होता है वाटर का। ठीक है, ध्यान से देखो, नोट्स ध्यान से देखना। वो जो तुम -0.83 बोल रहे हो ना, हाँ वो रिडक्शन है, जब वाटर का हाँ। रिडक्शन होता है उस रिडक्शन से H2 मिलता है और वो रिडक्शन कैथोड पर होगा। ठीक है, तो कैथोड का रिएक्शन है जो तुम बता रहे हो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जो तुम जिसकी बात कर रहे हो एनोड पर, वो दूसरा है जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, और वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 मिलता है, ना कि H2। ओके सर, तो जब भी हम लोग एनोड पे वाटर का रिएक्शन लिख रहे हैं तो वही वाला SRP लेना है, 1.23 वाला। यस, यस ऑक्सीजन वाला मतलब, हाँ मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, जितनी भी ओके रिएक्शन सर। तुम देखो एक्वस सॉल्यूशन की, उसमें H2 का हमने कैथोड और एनोड पर अलग अलग रिएक्शन दिया, सेम रिएक्शन नहीं है वो। कैथोड पर रिडक्शन होता है तो वाटर का रिडक्शन करके H2 बना रहे हैं, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो O2 बना रहे हाँ, यस सर। ओके। हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू। राहिल, हेलो सर। कोई डाउट है? हाँ। सर आप जी नॉट सेल और जी सेल के बीच में डिफरेंस बता सकते हो कि क्या होता है वो? नहीं, स्टैंडर्ड एक तो स्टैंडर्ड कंडीशन का है, ठीक है, हाँ नॉट सर। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। ओके और सर। जब जी की बात करेंगे तो किसी स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जब एक्वासाइन का कंसंट्रेशन 1 मोलार हो, प्रेशर 1 बार हो, समझाया, हाँ सर। तो वो हाँ सर। स्टैंडर्ड कंडीशन। सर मतलब ई नॉट सेल का जैसा हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन किया वही हुआ ना? हाँ, नॉट मतलब जब भी आ गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। Okay. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 जो है, उसमें चार्ज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम इज, तो 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 11.5 डिवाइड बाय 23 इंटू एन फैक्टर क्या सोडियम का 1, ओके, इज इक्वल टू Q अपॉन F। ये 96500, तो यहाँ से Q क्या आया यार, यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आ जाएगी ना, 0.5F। क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाय फैराडे ऑब्वियसली, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 73, the amount of ion discharged during electrolysis is not directly proportional to amount of, जो हमने बताया था वो क्या था भाई, Q इज इक्वल टू क्या आ रहा था अपने पास, सॉरी नॉट Q, M इज इक्वल टू क्या है, इट इज Q, ठीक है, या Q की बजाय उन्होंने टाइम और करंट दिया, ठीक है, तो Q की बजाय हम क्या ले लेते हैं, IT ले लेते हैं। तो IT, इसके अलावा क्या था, E अपॉन 96500, यही था ना। तो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयन E बाई 96500 एक तरह से क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ आयन हो गया। एंड I अपने पास क्या हो गया, करंट, T हो गया टाइम। तो कौन सा आना चाहिए बताओ, कौन सा आना चाहिए, यहाँ पर A आना चाहिए ना, इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 74,
When the same quantity of electricity is passed through the solution of different electrolyte in series, the amount of product obtained are proportional to. तो देखो जैसा हमने बताया कि यार m इज इक्वल टू क्या है, q है ना, इंटू E अपॉन 96500. तो हम क्या बोल रहे हैं कि Q सेम है ना, तो Q अगर सेम है, अच्छा E अपॉन 96500 को हम Z बोलते थे ना, याद आया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, सो इसको हम बोल सकते हैं Q इंटू Z. तो अगर Q सेम है तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z हुआ ना, जो कि क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. ओके, तो क्या आएगा इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी आ जाएगा ना. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 75, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, मतलब Z का यूनिट, Z क्या है, E अपॉन 96500 है ना. ये वैसे क्या था, ये यहाँ से नहीं, इसको वहां से देखो. Z जो है वो क्या है, देखो M इज इक्वल टू Z इंटू क्यू है ना, तो Z क्या होगा, Z होगा M बाई क्यू. तो यूनिट क्या होगा Z का, मास अपॉन चार्ज है ना. तो मास अपॉन चार्ज मतलब ग्राम पर कूलम, है कि नहीं. ओके, तो ग्राम पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा. देन 76, the quantity of electricity needed to liberate 1 gram equivalent of an element. 1 gram equivalent मतलब 1 equivalent. Okay, so number of moles into n factor हमारे पास 1 है, is equal to q upon f. तो q की वैल्यू क्या है यार, q की वैल्यू f आ गई ना, that is nothing but 96500 कूलम. ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें 76 में, सी ऑप्शन करेक्ट होगा. Okay, then question number 77. The quantity of electricity required to liberate 1 gram equivalent weight of element is called. So obviously direct definition से हम बोल सकते हैं 1 is equal to q by f है, तो q को क्या बोलेंगे, f, that is nothing but 1 farad है ना. तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसमें, डी, फैराडे. Then 78, 1 farad of electricity will liberate 1 gram atom. 1 gram atom मतलब 1 mole atom of the metal from the solution. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स 1 बोला है इंटू n फैक्टर x. तो अच्छा नंबर ऑफ मोल्स 1 नहीं, 1 बोला है क्या, 1 मिनट, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम एटम. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 बोला है इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू कितना चार्ज दे रहे हैं हम, 1 फैराडे दे रहे हैं. तो q अपॉन f है ना, तो q की वैल्यू क्या है, f है. ठीक है, 1 फैराडे के इक्वल दे रहे हैं, तो ये 1 आया, तो n फैक्टर क्या होना चाहिए, n फैक्टर 1 होना चाहिए. तो किसके केस में n फैक्टर 1 आएगा यार, ऑब्वियसली NaCl. ठीक है, NaCl के केस में n फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा. देन 79 और 80 में से कौन सा कराया हमने, कोई तो कराया इनमें से शायद, एटी कराया है. ओके ठीक है, तो 79, a certain current liberates 0.504 gram of hydrogen in 2 hours. How many gram of copper can be liberated by the same current flowing for the same time. ठीक है, तो इसके केस हम सेकंड लॉ ऑफ फैराडे से कर सकते हैं. हम बोल सकते हैं कि Q की वैल्यू सेम है, तो Q बाई N सेम है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर दोनों का सेम होना चाहिए. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. मैं बोल दूंगा कि ये कांस्टेंट है. तो नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट के लिए क्या हो गया, 0.504 डिवाइड बाय मोलार मास क्या है H2 का 2 इंटू N फैक्टर हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का N फैक्टर क्या होगा, 2 होगा H2 का, इज इक्वल टू कॉपर के केस में क्या आएगा, कॉपर का वेट मान लो x ग्राम डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय मोलार मास 63.5 एंड N फैक्टर उसका भी 2 है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी यार, $15.9 आएगी ना.
Okay, so 15.9 ग्राम. Okay, now question number 80. अच्छा 80 हो गया क्लास में ऑलरेडी. So question number 81. If a direct current deposits 19.5 gram of potassium in 1 minute, the number of gram of aluminium deposited by same current during the same time. Obviously same लगाएंगे. Number of moles into n factor same कर देंगे. तो एल्यूमिनियम का 19.5 ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलार मास 27. सॉरी पोटेशियम बोला नॉट एल्यूमिनियम. मोलार मास 39 इंटू एन फैक्टर पोटेशियम का 1 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट होगा. तो मान लो एक्स मास डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय मोलार मास 27 इंटू एन फैक्टर 3. तो यहाँ से क्या आएगा ये. आई थिंक एक्स की वैल्यू आएगी 4.5 आएगी ना शायद. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 82. व्हेन एन इलेक्ट्रिक यस राइट, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे यूज किया एक तरह से. जब हमने एंड में कंक्लूजन निकाला था कि जब सेम करंट हम पास करेंगे तो सेम करंट सेम टाइम के लिए पास करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम आते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर सेम आते हैं. ठीक है. ओके, सो 82 क्लास में हो गया. 82 क्लास में हो गया ना. तो 83. An electric current is passed through an aqueous solution of the following. Which one will decompose? देखो जो हमारे पास आयंस हैं वही हमारे पास कैथोड और एनोड पर रिएक्ट करेंगे. ठीक है. सो आयंस किससे आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट से आएंगे. ठीक है. सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ only electrolyte takes place. ठीक है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओनली इलेक्ट्रोलाइट कैन टेक प्लेस. मतलब कि जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो सके. तो यूरिया जो है, यूरिया ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है. यूरिया ग्लूकोज एंड इथाइल अल्कोहल जो कि C2H5OH है, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो इनको जब वाटर में लेते हैं तो अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होते. ठीक है. तुम्हें लगेगा C2H5OH तो सर आयन में डिसोसिएट होता है. नहीं होता है. वहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना. C2H5OH और वाटर के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा. तो वहां पर वो C2H5OH जो है आयन में डिसोसिएट नहीं बोलेंगे उसको. तो सिल्वर नाइट्रेट विल ऑब्वियसली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन. ठीक है. तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा. AgNO3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ये हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 84. How many coulomb of electricity are consumed when 100 milliampere current is passed through an aqueous solution? तो ये तो सिंपल है यार. क्यू पूछ रहा है ना. तो क्यू की वैल्यू क्या होती है? क्यू इज नथिंग बट IT है ना. तो क्यू इज IT. तो करंट कितना है? करंट इज 100 मिली एम्पियर. तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो. एंड कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं हम? वी आर पासिंग फॉर हाफ एन आवर है ना. तो हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट. तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो. तो कितना है ये? आई थिंक इट इज 180 एम्पियर. सॉरी 180 कूलम. ओके. ऑब्वियसली कूलम में आंसर पूछा है, फैराडे में नहीं पूछा. तो हमारे पास 180 कूलम विल बी द आंसर. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 85. ऑन पासिंग आई करंट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना. M इज इक्वल टू क्या होता है? M इज इक्वल टू होता है IT
ठीक है, या m/e जो अपने पास क्या था IT/96500, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन। ओके, देख लो। नाउ विच वन इज नॉट करेक्ट? फैराडेज लॉ होल्ड फॉर, तो 86 में बोला है कि किसके लिए, विच वन इज नॉट करेक्ट? तो फैराडेज लॉ होल्ड्स एट ऑल प्रेशर ओनली एट 298 केल्विन। तो टेम्परेचर का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ओके, किसी भी टेम्परेचर पर हम फैराडे लॉ लगा ही सकते हैं ना। नाउ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू द, तो atomic number of cation, atomic number of anion, speed of cation, obviously equivalent weight of electrolyte है ना, equivalent weight यूज हो रहा है ना फैराडेज लॉ में, तो equivalent weight of electrolyte आ जाएगा। यूनिट ऑफ फैराडे आर, तो फैराडे क्या है? इट इज 96500। ओके, 1 फैराडे इज नथिंग बट 96500 कूलम। हाँ, अब देखो कूलम है, बट एक्चुअली मैंने क्या बताया था, व्हाट इज 1 फैराडे? इट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यूनिट क्या हुआ एक्चुअली? यूनिट इज कूलम पर मोल। ठीक है, यूनिट एक्चुअली इसका कूलम नहीं है, क्या यूनिट है? कूलम पर मोल इज द यूनिट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। देन क्वेश्चन नंबर 89, the number of electrons involved in the reaction when Faraday of electricity is passed through an electrolyte। तो number of electrons बेसिकली एक तरह से हमें पूछ रहे हैं, क्यू की बात कर रहे हैं काइंड ऑफ, है ना। तो व्हेन ए फैराडे, अच्छा तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ना यार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ना, जब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना? 6.02 इंटू 10⁻23। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इतने ही मोल होंगे ना, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम बोलेंगे 1 मोल होंगे। ओके, बिकॉज फैराडे जो है, 1 फैराडे में चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे में चार्ज इज नथिंग बट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? डी आ जाएगा। And question number 90, the amount of electricity that can deposit 108 gram of silver from AgNO3 solution is। तो देखो 108 ग्राम की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? 108 by 108 into n factor is 1 is equal to q upon f या q upon 96500। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ रही है? f के इक्वल आ रही है ना, मतलब 1 फैराडे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द सी। क्लियर है? Now question number 91. Okay, Rohan. This is previous page. Now question number 91. When during electrolysis of a solution of AgNO3, 9650 coulomb of charge passes through the electroplating bath. The mass of silver deposited on the cathode. तो मास मान लो x डिपॉजिट हुआ, नंबर मोल्स के लिए डिवाइड बाय मोलार मास दैट इज 108 ऑफ Ag इनटू n फैक्टर इज 1 इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है? 9650 डिवाइड बाय 96500 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज 10.8। Okay, then question number 92. 3 Faraday electricity was passed through an aqueous solution of iron, जिसका मतलब चार्ज कितना? Fe2 पॉजिटिव है, या हम बोल सकते हैं FeBr2 की बात हो रही है। सर कैन यू एक्सप्लेन RHS ऑफ 91?
क्यू आरएचएस में क्या है, क्यू अपॉन 96500 है ना, तो क्यू की वैल्यू कितना दिया, 9650 दिया राइल। तो 92 में क्या है, 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं FeBr2 के थ्रू, तो वेट ऑफ आयरन मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड क्या होगा, तो मान लो x ग्राम डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ आयरन 56 एंड एन फैक्टर 2 आएगा बिकॉज FeBr2 की बात हो रही है ना, तो Fe2 पॉजिटिव विल गिव Fe, तो एन फैक्टर 2 होगा इज इक्वल टू Q अपॉन F। नाउ Q की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 फैराडे डिवाइड बाय F मतलब ये 96500 कुछ भी बोल दो, तो यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, it will be 56 into 3 by 2, that is 28 into 3 I think, 84 ग्राम आया क्या, ठीक है। द नेक्स्ट वाला आई थिंक 93 कर दिया क्लास में, 93 क्लास में हुआ है ना, यस। so next is 94, a certain quantity of electricity is passed through an aqueous solution of AgNO3 and cupric salt। cupric क्या होता है, cupric is, चलो इसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ठीक है, सो क्यूप्रिक सॉल्ट क्या होता है, क्यूप्रिक मतलब Cu2 पॉजिटिव है ना, और क्यूप्रस क्या होता है, Cu पॉजिटिव वाला होता है। तो क्यूप्रिक सॉल्ट है मतलब वहां पर +2 चार्ज है Cu पर, तो एन फैक्टर बेसिक इस कॉपर का क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो a certain quantity of electricity is passed through an aqueous solution of AgNO3 and cupric salt, जो कि सीरीज में थे मतलब सेम टाइम के लिए सेम करंट पास कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ Ag डिपॉजिटेड इज दिस, द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर सेम होना चाहिए, ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag क्या है, 1.08 डिवाइड बाय एन फैक्टर 108 इनटू एन फैक्टर इज 1, तो ये Ag का आ गया, इज इक्वल टू कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मान लो कॉपर का नंबर ऑफ मोल्स हमारे मतलब वेट मान लो x ग्राम है एंड उसका मोलार मास इज 63.5 इनटू एन फैक्टर Cu2 पॉजिटिव है तो 2 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 0.3125 आई थिंक, 3125 या एक मिनट, मोलार मास क्या दिया, 63.5 दिया है, तो 3125 नहीं 3177 है ना। Now question number 95, the number of electrons required to deposit 1 gram atom of aluminium, 1 gram atom of aluminium मतलब 1 मोल, तो 1 मोल इंटू एन फैक्टर कितना हुआ, एन फैक्टर Al का 3 होता है, इज इक्वल टू Q अपॉन F। तो यहाँ पर Q क्या आ गया, Q इज 3 फैराडे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास देखो 1 फैराडे मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फैराडे मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, ओके। सो हमने यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज किए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑब्वियसली 3 इंटू एन ए, तो यहाँ पर n लिखा है, दैट n इज नथिंग बट Na, ओके। वो जो n है वो क्या है, Na एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू प्लेट आउट 2.19 ग्राम of chromium metal from a
solution of Cr3 positive using a current of 35.2 एम्पियर। ठीक है, तो टाइम की बात कर रहा है तो देखो 2.19 इज वेट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ क्रोमियम कितना है, क्रोमियम का कितना लेंगे मोलार मास, फिफ्टी टू लिया था आई थिंक। ठीक है, सो 2.19 डिवाइड बाय 52, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए इनटू एन फैक्टर। तो Cr3 पॉजिटिव है और वो Cr में डिपॉजिट हो रहा है तो एन फैक्टर विल बी 3। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q। नाउ Q क्या है, I इज 35.2 इंटू T डिवाइड बाय 96500। तो यहाँ से T क्या आ रहा है यार, T इज 2.19 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 52 इंटू 35.2, दैट विल बी इन सेकेंड। अगर हमें मिनट में चाहिए सो 2.19 इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय 52 इंटू 35.2 इंटू 60 एंड दैट विल बी इन मिनट। तो कितना है, इट इज 5.77। ओके, तो 5.77 मिनट आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, the number of Faraday needed to reduce 4 gram of equivalent of Cu2 positive। 4 ग्राम इक्वलेंट मतलब 4 इक्वलेंट, तो Cu2 पॉजिटिव से Cu में जा रहा है तो 4 इक्वलेंट इज इक्वल टू Q अपॉन F ना, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 4F आ गई। ओके, तो 4 फैराडे होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 98 तो कराया क्लास में ना, 98 क्लास में हुआ है 99। देवी का हो गया ना 97, ये देखो 97 हो गया। ठीक है, 98 हो गया क्लास में 99। The amount of charge that must be passed through a solution containing Cu2 positive in order to deposit 1 gram atom of C। 1 gram atom मतलब 1 मोल, so 1 mole of Cu n factor is 2 is equal to क्या बोल रहा है, the charge must be passed मतलब Q upon 96500। ठीक है, तो यहाँ से Q क्या आएगा, Q is 96500 का 2 टाइम्स कितना हुआ, तो ये आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 100, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन में हमने शायद कराया क्लास में, कराया था क्या 99। सर व्हाई दे हैव गिवन मोलार मास ऑफ कॉपर, क्या बोल रहे हो राइल, कॉपर वो दे दिया जस्ट, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया राइल। ग्राम इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे ग्राम एटम इज नंबर ऑफ एटम्स ना, वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ, याद है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ये तीनों क्या बताते थे, मोल बताते थे। वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट जो है उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट थी। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एक ही बात। नाउ question number 100, the cost of electricity required to deposit 1 gram of magnesium, 1 minute,
नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ mg इज 5 रुपीज, ठीक है। हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू डिपॉजिट 10 ग्राम ऑफ al? तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यार कितना इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज हो रहा है ना। सो 1 ग्राम ऑफ mg में कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ, तो 1/24 इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ mg क्या रहेगा, 2 रहेगा, इज इक्वल टू q अपॉन f, ठीक है। तो यहाँ से q क्या आ रहा है, यहाँ से q आ गया अपने पास f/12, ओके। सो f/12 का कितना पैसा लगता है भाई, f/12 के लिए लगता है 5 रुपीज, ठीक है। जब f/12 हमने कूलम इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो 5 रुपीज लगा। नाउ 10 ग्राम ऑफ al के लिए कितना लगेगा, तो 10 ग्राम ऑफ al मतलब 10 डिवाइड बाय 27 इंटू एन फैक्टर इज 2 इज इक्वल टू q अपॉन f। तो q क्या आया इधर से, q आ रहा है यहाँ पर यार 10/9 कूलम आई थी, है ना, 10/9 f, ये आ रहा है ना, 10 डिवाइड बाय 27 इंटू एन फैक्टर 3, जस्ट 10/9 f आ रहा है। तो देखो f/12 के लिए 5 रुपीज लग रहा है, ठीक है, f/12 के लिए 5 रुपीज लग रहा है। तो 10/9 f के लिए कितना रुपीज लगेगा यार, तो इट विल बी लाइक 5 अपॉन f इंटू 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 10f/12, 10f/12 नहीं, 10f/9, कितना आया, f से f कैंसिल आउट हो गया एंड इट विल बी कितना 600 ना, 600/9, 600/9 हुआ, कितना आया, ठीक है। सो दैट विल बी 600/9 रुपीज। डी ऑप्शन आ रहा है ना, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, on passing 0.1 Faraday of electricity through aluminum chloride, the amount of aluminum metal deposited। तो मान लो एल्यूमिनियम का वेट है x ग्राम, जो डिपॉजिट हुआ डिवाइड बाय मोलार मास 27 एन फैक्टर 3 इज इक्वल टू कितना 0.1 फेराडे पास किया, तो 0.1 इंटू एफ डिवाइड बाय एफ किया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई यार, x आ गया यहाँ से 0.9 ग्राम, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 102, an ion is reduced to the element, sir could you repeat the last step of question 100, okay। यूनिटरी मेथड लगाया यार लास्ट स्टेप में, यूनिटरी मेथड लगाया कि यार f/12 का अगर 5 रुपया लगता है तो 10f/9 का कितना रुपया लगेगा, f/12 फैराडे में 5 रुपये मतलब बिजली 5 रुपये खर्च हुए, तो 10f/9 फैराडे में कितना खर्च होगा, ठीक है। सो नाउ 102, तो 102 में हमारे पास an ion is reduced to the element when it absorbs this much of electron, the number of equivalent of the ion। तो देखो हमारे पास कितना है, 6 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हुए यार, 6 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब इतने मोल इलेक्ट्रॉन हुए, नॉट इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट 10⁻³ मोल इलेक्ट्रॉन। तो देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इक्विवेलेंट के लिए है, ठीक है। तो 10⁻³ मोल इलेक्ट्रॉन किसके लिए होगा, 10⁻³ इक्विवेलेंट के लिए होगा, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा।
ओके, नाउ 103 एंड 104 दोनों क्लास में कराए हैं हमने, ठीक है। सो अब चलते कंडक्टेंस वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 105, electrolytes when dissolved in water dissociate into ions because they are unstable, the water dissolves it, the force of repulsion increases। यार मोस्टली सारा एफवीओ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 9 o'clock तक मोस्टली हो जाएगा। the forces of electrostatic force are broken down the water, obviously D option will be the correct, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपने आयंस में ब्रेक होता है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। देन 106, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, ठीक है। तो याद है हमने मोलार कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह सबका बताया था। ऑन डाइल्यूशन क्या बताया था हमने? मोलार कंडक्टेंस जो है, मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, क्या होता था? ऑन डाइल्यूशन मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता था, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, जिसे हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, वो कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑब्वियसली इनवर्सली हो गया ना, तो ए ऑप्शन तो नहीं आएगा। द कंडक्टिव, ऑब्वियसली बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा? कंडक्टेंस होगा। ओके, डाइल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोथ आर सेम, तो ए एंड डी ऑप्शन सेम ही हो गए। तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, एक्चुअल में डी सी ऑप्शन भी करेक्ट आना चाहिए ना। यस राइल, कोलराउस लॉ कम्स अंडर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस वाले पार्ट में तो कोलराउस लॉ कराया हमने, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम उसमें। अच्छा, 106 में बी ऑप्शन तो करेक्ट है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। व्हाट अबाउट करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी से तो एक्चुअली हमें तो करंट प्रोड्यूस करना है ना। तो अगर हम ज्यादा करंट लेंगे तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ज्यादा करंट लेंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो फटाफट आयन मूव करेंगे। आ, हो सकता है क्या यार? एक मिनट, करंट डेंसिटी में थोड़ा मुझे डाउट सा लग रहा है कि करंट अगर हम लेते हैं ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा आएगी क्या? एक्चुअली मतलब करंट और कंडक्टेंस तो एक ही चीज आ रही है। हम यहाँ पर एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आयन जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। या उस सॉल्यूशन का क्या आ रहा है? कंडक्टेंस आ रहा है। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम लेंगे तो यार ज्यादा कंडक्टेंस आना तो चाहिए। मतलब सी ऑप्शन में मेरे ख्याल से होना चाहिए। क्या दिया है 106 में? बी और सी दोनों होना चाहिए मोस्टली। बी दिया है, ठीक है। मोर अप्रोप्रिएट इज बी, बट सी भी आना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला,
द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, देखो बेस्ट कंडक्टर कौन है, जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसा हमने तुम्हें बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो है ज्यादा होता है, वीक का कम होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है बताओ, जो हमें ऑप्शन दिए हुए 107 में, इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, H2SO4 है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस राइट, नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 108, which of the following aqueous solution will conduct an electric current quite well? तो ऑब्वियसली जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ग्लिसरॉल इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, सुगर इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर इज ऑल्सो नॉट इलेक्ट्रोलाइट, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है इसमें, HCl ही है। ठीक है, देन 109 में क्या है, द वन दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड फेज। तो यार देखो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन अगर दिया होता है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड भी हमारे पास आंसर हो जाते, बट उन्होंने क्या दिया, सॉलिड दिया। ठीक है, तो सॉलिड की बात हो रही है, तो सॉलिड सॉल्ट जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना। तो सॉलिड में अगर देखेंगे तो डायमंड इज बैड कंडक्टर एंड ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। ठीक है, ये मैं बोलूंगा, ग्रेफाइट जो है ये कंडक्टर है और डायमंड नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो डायमंड आगे तुम इसको पी ब्लॉक एलिमेंट में डिटेल में पढ़ लोगे कि वो गुड कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 5 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वजह से कंडक्टिविटी आती है। तो इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का है। मतलब ये गर्म भी हो जाएगा, डायमंड जो है उसको गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होगा ना, मतलब एक एंड पे अगर मैंने डायमंड को गर्म किया तो दूसरे एंड पर वो गर्म होगा, बहुत लेट गर्म होगा अगर होगा तो, बट नहीं होगा। बट ग्रेफाइट में हमारे पास कंडक्टिविटी मतलब हीट कंडक्टिविटी भी आएगी। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का कंडक्टेंस अच्छा है। ओके, सो दैट इज 109। नो ईशान, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अपने पास जो पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, दे आर ऑल्सो आयनिक, बट वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड fully soluble salts, they are strong electrolyte. What about weak electrolyte? Weak electrolyte are weak acid, weak base and partially soluble. Okay, so this was question number 109. Now question number 110. तो 110 में क्या, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिफर्स फ्रॉम मेटालिक कंडक्शन इन दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये हमने बताया तुम्हें ना, बताया था ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस जो है क्या होगा, बढ़ेगा किसमें, मेटालिक में, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक में। याद आया, हमने डिफरेंसेस के टाइम बताया था तुम। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ए ऑप्शन होना चाहिए ना। देन 111,
which one of the following statement is not applicable to the electrolytic conductors? A new product shown up at the electrode. Ions are responsible for carrying the current. So a positive temperature coefficient for, एक मिनट, 110 में बी ऑप्शन आएगा, ऐसा क्या? द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अच्छा, ए क्या था? ओके, ए कुछ अलग था, सॉरी, बी आएगा, 110 में बी ऑप्शन आएगा। नाउ विच वन ऑफ 111 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स? न्यू प्रोडक्ट शो अप एट द इलेक्ट्रोड्स. Ions are okay. देविका बोलो। ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यस, जनरली बोल सकते हैं वैसे, क्योंकि ऐसे केस में जनरली आयनिक कंपाउंड आएगा, है ना? और वरना सर ऑर्गेनिक में भी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ऑर्गेनिक में भी मतलब मैं समझ क्या बोल रहे हो सर? 118 मतलब आगे के क्वेश्चन में ऐसा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब एसिटिक एसिड, पर उसमें डाइफ्लोरो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बेसिकली अपने पास ये होते हैं, उनमें कंडक्टेंस कम होती है, बिकॉज वो जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ऑर्गेनिक वाले। तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख सकते हैं ना? नहीं यार, एक्चुअली उसमें नहीं, वैसे मत करो ना, मतलब देखते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट ये सोचो, जनरली दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो 111 जो है, क्या कहा गया है? यस, 111 में क्या है? which one of the following statement is not applicable to the electrolytic conductors? तो डी तो रॉन्ग हो गया है, साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि सॉल्यूशन में क्या फ्लो करता है? सॉल्यूशन में आयंस फ्लो करता है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या फ्लो करते हैं? आयंस, ना कि इलेक्ट्रॉन। ओके, सो 111 में डी आ जाएगा। Then 112 conductance of strong electrolyte, तो ये तो हमने बताया। आंसर दे फ्लो फ्रॉम आयंस। देखो क्या है अपने पास, वो तो डिपेंड करेगा ना देविका, अगर पॉजिटिव आयन है तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव आयन है तो किधर जाएगा? कैथोड साइड। नेगेटिव आयन है तो एनोड साइड। समझाया? ओके, तो सॉल्यूशन में हमारे पास आयन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। सो 112 में द मोलार कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तो हमने बताया कि यार हमारे पास मोलार कंडक्टेंस जो है ऑन डाइल्यूशन बढ़ता ही है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, है ना? सो ऑन डाइल्यूशन मोलार कंडक्टेंस increases for both weak and strong electrolyte. तो क्या आना चाहिए इधर? ए आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लीनियरली बताया था हमने, कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी वाला ग्राफ, एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनके लिए हमने एक कर्वी टाइप से बताया था। नाउ 112 के बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास 113। तो मैंने सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज हीटेड, द कंडक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये तो टेम्परेचर वाला ही हो गया ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास क्या कंडक्टेंस बढ़ जाएगी ना? ठीक है, सो
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है एंड कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा, व्हेन इट solution of an electrolyte is heated, the conductance of the solution A में भी increase दिया है, D में भी increase दिया है, increases because electrolyte conducts better, increases because the electrolyte is dissociated more। सर ए ऑप्शन तो वैसे ही आ गया ना कि dissociated more हुआ तो conducts better आएगा। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, बट डी ऑप्शन से तो ए ऑप्शन ही आ रहा है ना, मतलब ज्यादा डिसोसिएट होगा आयंस में, बट ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा कंडक्ट करेगा ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या बोल रहा है। मोर अप्रोप्रिएट तो ठीक है डी है, बट डी की वजह से तो ए भी आ रहा है ना। यस मे बी, आज तो ऐसा ही होगा कि डी की वजह से आ रहा है, तो मेन रीजन डी है शायद, दैट्स व्हाई डी होगा। देन नेक्स्ट वाला 114, द यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। तो ये तो बताया हमने क्या होता है, कापा इंटू वी था, तो कापा क्या था, कापा था अपने पास ओम -1, देन सेंटीमीटर -1, तो इसको मल्टीप्लाई किया था वॉल्यूम से, वॉल्यूम का यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, है ना। तो क्या आया था ये यूनिट, दैट वाज ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस, यही आया था ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन ना। मनन वो तो यार अभी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि ऑफलाइन क्लास होगी या नहीं होगी 4 अक्टूबर से, लेट्स सी। तब तक मे बी और कुछ पता चल जाए। 4 अक्टूबर में तो ज्यादा दिन है नहीं वैसे। आज क्या हो गया, आज 29 हो गया ना, देखते हैं। सो now next is 115, the molar conductivity is maximum for the solution of concentration। तो यार मोलार कंडक्टेंस जो है वो किसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा डाइल्यूशन है, या मैं बोलूंगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है ना। तो जितनी, याद है मोलरिटी हमारे पास क्या आता था, मोलरिटी आता था ना एक्सप्रेशन में। सो मोलरिटी हमारे पास जितना कम होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलार कंडक्टेंस आ जाएगा। तो किस में आएगा बताओ, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इधर, सबसे कम कौन सा है, आई थिंक ए ऑप्शन आएगा ना, ये सबसे कम हो गया ना। ओके, सो दैट वाज 115। नाउ 116, तो ये भी हमने मतलब डायरेक्ट नोट्स पे हैं क्वेश्चन जो है। तो ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस बताया था क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होता है, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। देन 117, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इज 2.5। तो एल की वैल्यू हमें दी है 2.5 सेंटीमीटर, और ए जो है वो दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाई ए होता है ना, तो दैट विल बी 2.5 अपॉन 5, या बोल सकते हैं 1/2, या 0.5। ओके, सो दिस इज 117। Then 118, the highest electrical conductivity of the following aqueous solution. Yes, Devika. The highest electrical conductivity of the following solution, aqueous solution is of acetic acid दिया है, fluoroacetic acid दिया है,
क्लोरोएसिटिक एसिड, ओके। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट लगेगा यार। सो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर एसिड है सभी, तो जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। तो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या यूज करोगे, जीओसी, ओके, जीओसी यूज करो। तो हमारे पास आई इफेक्ट आता है ना, आई इफेक्ट की वजह से आई थिंक इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, डी करेक्ट आएगा ना, आई इफेक्ट की वजह से। डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ना मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, आई इफेक्ट पता नहीं नेगेटिव आई होता था कि पॉजिटिव होता था, आई थिंक नेगेटिव आई होता था। तो उसकी वजह से हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, डी हुआ, डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 119। देविका क्लियर है ना। हमें सभी एसिड दिए हुए थे, हमने क्या बताया कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उतना ज्यादा हमारे पास कंडक्टेंस होता है ना। तो यहाँ पर हमें वही देखना था। नाउ 119, which of the following statement concerning conductance and molar conductance is true? ओके, तो ये तो बताया हमने, है ना, कि यार ऑन डाइल्यूशन मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस कम होगा। तो बोथ इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो सी को बढ़ा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन का उल्टा हुआ, ठीक है। सो मोलार कंडक्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है, एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस जो है बढ़ेगा। ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, कंडक्टेंस इंक्रीजेज बट मोलार कंडक्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, यस, सी ऑप्शन करेक्ट होना। Then 120, which of the following statement concerning concentration dependence of molar conductivity for a strong and weak electrolyte is true? तो ये तो हमने बताया ना, ग्राफ याद है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ क्या होता था, मोलार कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा था, और वीक के लिए क्या था, कर्व टाइप से था। ठीक है, सो क्या आएगा इधर, मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी जो है वो भी रॉन्ग हो गया। तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली ऑन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट इट इज कांस्टेंट, अच्छा सी भी रॉन्ग हो गया। डी ऑन डाइल्यूशन द मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीजेज लीनियरली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट वीक इलेक्ट्रोलाइट द इंक्रीज इन gradual and in higher concentration range but very rapid in lower concentration range, yes, D option is correct। ठीक है, जब हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो उतना नहीं है, लेकिन देखो जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई तो देखो एकदम से काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना कंडक्टेंस। ठीक है, सो 120 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 121, which of the following is not an essential requirement for Kohlrausch law of independent migration of ions to hold true? The solution must be in, obviously ये तो कंडीशन है यार, होना ही चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए काफी ज्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए। हाँ, बी जो है वो जरूरी नहीं, ठीक है, ये किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
इट कैन बी अप्लाइड फॉर वीक, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वैसे भी तुम्हें पता है कि यार एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है ना। इट कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नाउ 122, in an conductometry analysis if temperature is changed slightly which of the following will not change। तो यार कंडक्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस चेंज होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चेंज होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी चेंज होगी, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो लेंथ L बाई ए पे डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करंट होना चाहिए। L बाई ए तो अपने पास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे टेम्परेचर कितना भी कर लो। 123, HCl का मोलार कंडक्टेंस दिया, KCl का दिया, CH3COK का दिया, निकालना किसका है, एसिटिक एसिड का। सो मोलार कंडक्टेंस ऑफ CH3COH अगर तुम्हें चाहिए तो एक तो CH3CO नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि कहां से आएगा, CH3COK से आएगा। एक H भी चाहिए जो कि कहां से आएगा, HCl से आएगा। लेकिन यहां से अगर तुम देखोगे तो K और Cl का भी आ गया तो वो तुम्हें नहीं चाहिए, तो KCl वाला माइनस कर दो। तो क्या आया, CH3COK का है 114.42, HCl का है 426.2 एंड देन KCl का माइनस करना है तो 271.5। कितना है ये, टू 269.12। okay, so this is 123। then 124, an aqueous solution of a weak acid HA has a molar conductance of 19 Simon centimeter square per mole and it is only 1% ionized in the given condition. The limiting value of molar conductance of the above acid under similar experimental condition। तो देखो मैंने बताया था कि अल्फा जो है इट इज मोलार कंडक्टेंस एट एनी पॉइंट डिवाइड बाय मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये बताया था ना। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। ओके, सो ये क्या आएगी, ये आएगी। नाउ मोलार कंडक्टेंस हमें कितना दिया है, 19 दिया है, और वहां जब ये 19 है तो 1% 0.01 है, तो क्या हो गया, ये 19 गया ना। ओके, सो 1900 आना चाहिए। क्लियर है, सो दैट्स इट। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, गेट इक्विप्ड का सिंगल चॉइस वाला भी कर लेना ना। गेट इक्विप्ड फॉर IIT JEE जो है उसका सिंगल चॉइस वाला तो कर ही लेना, अगर क्योंकि हमने होमवर्क में दिया नहीं है वो, तो उसका सिंगल चॉइस वाला पार्ट भी कर लेना। अगर किसी को मोर देन वन वाला करना है तो भी ट्राई कर सकते हो, बट सिंगल चॉइस उसका कर लेना।
ओके, सो गेट इक्विप्ड वाला पार्ट जो है वो भी कर लेना होमवर्क में। हो गया है? सबने किया है क्या गेट इक्विप्ड वाला पार्ट? ओके, सो गेट इक्विप्ड जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो कंप्लीट करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट डाउट लेक्चर में गेट इक्विप्ड भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज फिर एंड करते हैं सेशन। सॉलिड स्टेट एम्प्टी कब है ईशान? एम्प्टी कब है? नाइन्थ को है, तो नाइन्थ को है तो सॉलिड स्टेट कहाँ आ जाएगा? कंप्लीट होगा ही नहीं ना तब तक। तो सिलेबस में दिया है वैसे सॉलिड स्टेट, सिलेबस में दिया है क्या? ओके, दिया है, लेट्स सी। तब तक वैसे कंप्लीट नहीं होगा, बट देखते हैं फिर भी। ओके, तो चलो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।